parameters on which we measure Swamitva normally. But as a background, I just needed to tell you that we are पंचायत राज डिपार्टमेंट. हम लोगों का काम होता है पंचायतों को encourage करना और पंचायतों को और सशक्त बनाना और राज्य के कान खा जाना कि किसी तरह से वो अधिक से अधिक आप लोगों को शक्तियाँ दें. तो हम लोग ये ज़मीन वाले काम में कैसे आ गए? दिस इज़ समथिंग दैट स्ट्राइक्स एवरीबडी इज़ बीइंग रादर ऑड. तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि महाराष्ट्र ने सबसे पहले बोला कि हम लोगों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक टेक्निक बनाई है जिससे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट दोबारा से कर पा रहे हैं और उसके उनको शुरुआती परिणाम बड़े अच्छे मिले थे. सो दैट इज़ व्हेन हम लोगों ने ये जाकर देखी और पंचायत राज मंत्रालय ने फिर ये तय किया, क्योंकि नीचे तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स और सब कुछ चल रहा होता है लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में उन एरियाज़ की, उन इलाकों की कभी पैमाइश ही नहीं हुई. तो इस बात को देखते हुए ये स्कीम शुरू की गई. पहले बरस में इसमें हमने सिर्फ 9 स्टेट्स को लिया, लेकिन उसका जो उत्साह था जो लोगों में उत्पन्न हुआ वो इतना ज़्यादा था कि उसको अगले ही साल पूरे उसके लिए स्केल अप किया गया. तो ये संक्षेप में स्वामित्व की शुरुआत है. आप लोग जानते हैं गौठान या ग्राम कंठम या नथम, जो भी आपके यहाँ उसको बोला जाता है, उन क्षेत्रों की पैमाइश का एक बड़ा सस्ता और बड़ा कारगर तरीका था. 6,000 रुपीज़ पर विलेज is what we are paying to Survey of India for the conduct of survey, incorporating changes that came about as a result of ground verification, and then further incorporating changes after the claims and objection stage. तो दावे आपत्ति वाली स्टेज में जो ज़मीनी पड़ताल हुई, उसके बाद जो करेक्शन थे, ये सब करके सर्वे ऑफ इंडिया के 6,000 रुपये प्रति विलेज स्वीकृत हुए थे, जो कि आज की तारीख में बढ़ के लगभग 8,000 हो चुके हैं. तो इतने में ही शुरू में हमने एस्टिमेट किया था देश के सभी गांव में करेंगे, लेकिन फाइनली कुछ स्टेट्स में, क्योंकि पहले से लोगों के पास रिकॉर्ड होता था, बिकॉज ऑफ द लेगेसी रिकॉर्ड, नॉट ऑल स्टेट्स वेंट फॉर इट. दिस इज़ द प्रोसेस फ्लो. दिस इज़ जस्ट अ रीकैप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डोंट नो अबाउट दिस. कि सबसे पहले चूना मार्किंग से शुरुआत होती है. तो चूना मार्किंग अपने आप में बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि एक तो पता चल जाएगा कौन से एरिया का हम नापने चले हैं और कौन सा एरिया वो है जिसकी पहले से पैमाइश हो चुकी थी. लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ इसमें ये हो रही थी कि जो प्रॉपर्टीज़ के बीच में बाउंड्री हैं, तो लोगों के शक शुबे बहुत हद तक वो पहली ही स्टेज में ख़त्म हो जाते थे. मैं आपके यहाँ सोनारी गाँव में गया था इसे देखने के लिए. तो वहाँ पे जब पूछा लोगों से कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये नहीं रहता जो शहर में काम करता है वो रह गया, मुझे लोगों ने बताया कि वो 1 महीने से छुट्टी लेके आके बैठ जाते हैं अपने गांव में जब उन्हें पता चलता है यहाँ ड्रोन सर्वे होने जा रहा है. सो वी स्टार्ट विद दैट. उसके बाद ड्रोन उड़ता है जो सब लोगों को दिखाई देता है. उसके 10 दिन के बाद उनके हाथ में वो नक्शा आ जाता है जिसमें वो लाइनें देखते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग देखते हैं, उसे करेक्ट देखते हैं. और क्योंकि सभी राज्यों ने इसका अपने कानून में प्रावधान कर दिया होता है, इसलिए उनके लिए इसको प्रॉपर्टी कार्ड जो शब्द है, इनफैक्ट वो भी महाराष्ट्र से ही आया. बाद में अभी आप और प्रेजेंटेशंस देखेंगे. अधिकार अभिलेख इज़ द नेम दैट मध्य प्रदेश हैज़ गिवन इट. लाइकवाइज इट इज़ स्वामित्व अभिलेख इन उत्तराखंड, एंड वी कंसिडर इट समथिंग गुड दैट एवरीबडी अडॉप्टेड इट so well that they thought it fit to give it their own names. ये कॉन्फ्रेंसी लैंड के बारे में है, तो जाहिर बात है कि लैंड की पैमाइश तो हो ही रही है, लेकिन हम लोग, मैंने आपको बताया किस वजह से इसमें आए, कि प्रॉपर्टी टैक्स से जो पंचायत को आमदनी हो रही होती है, द इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत as a result of property tax. There are presentations slated for later in this session when you learn that the increase has been of the order of 50% in some states. महाराष्ट्र का भी मेरे ख्याल से आप कुछ डेटा हमें बता पाएंगे. और इसके साथ ये भी सोचा गया एक स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स बनने का हमारे पास आधार होगा, क्योंकि ये GIS बेस्ड नक्शे होंगे.
और इसके लिए एक CORS नेटवर्क की स्थापना करी पूरे देश में. So CORS is going to be common good to everybody, and increasingly Survey of India is going around telling the country that it is an alternative to total station survey or differential GPS based survey. So these are the statistics. ये कारण है कि क्यों हम लोगों ने इसको 6.5 लाख में न करके सिर्फ लगभग 3.25 या 3.5 लाख गांव में करने का हमारा करार हुआ सर्वे ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के बीच में. जो आप गहरे हरे राज्य देख रहे हैं वो हैं जहाँ पे ये काम अभी ख़त्म होने की कगार पर है. जो हल्के ग्रीन में हैं वहाँ पर ये कार्य हो चुका है. जो ब्लू हैं गहरे नीले वाले, उन्होंने बोला कि हमारे पास या तो पहले से रिकॉर्ड है या हम नहीं करेंगे, या झारखंड ने बोला कि हमारे ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से विरोधाभासी है. अब जब हमारे पास नक्शे हो गए तो उन नक्शों का किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, जैसे कि आपकी छत के ऊपर सोलर पैनल्स कितने लग सकते हैं, डिजिटल टेरेन मॉडल बनाने से आप किस प्रकार से नालियों का जो आपके पास अगर कोई ठीक नेटवर्क नहीं है तो जल भराव की समस्याएं आती हैं. प्रॉपर्टी टैक्स एस्टिमेशन, जब आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ का लेखा जोखा है, उसमें कवर्ड एरिया है, कच्चे पक्के की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइड है, तो आप बड़े पारदर्शी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स का अनुमान भी लगा सकते हैं. देयर आर अदर tools that have been developed to best locate a street light and so on, vehicle navigability, because roads are also an attribute that are there in the maps, and so many other things. There would be more on this in the IMA presentation, so I am not going to take too much time with regard to this. These are the various success stories that we've got from the state. आप ही लोगों में लोग पंचायत से भी आए हुए हैं, तो वो जानते होंगे आपके बीच में से कुछ लोगों ने किस प्रकार से स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का लाभ लेकर लोन बैंक से अर्जित किया और उसके बाद अपने बिजनेसेस सेटअप किए. किसी ने कोई गाड़ी खरीद के स्कूल के लिए टैक्सी लगाई, किसी ने ये काउ शेड्स वगैरह बनाए. लोगों के कई बरस पुराने झगड़े थे जिस वजह से बात नहीं करते थे लोग एक दूसरे से, वो सारे झगड़े सुलटे. मध्य प्रदेश भी आपको अपनी प्रस्तुति में बताएंगे कि किस प्रकार से उनका ओनरशिप में पुरुष और महिला दोनों का नाम लिखा रहता है. मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में पुणे में भी आप लोगों ने इस प्रकार से किया है. तो ये सब ये जो हैं पुडुचेरी की, शी इज़ अ डेली पेड लेबरर. I know because we had to check this data and I called her and she was in a hospital because she'd been injured. So the stories have been many and very encouraging. So with that I bring to an end my presentation, and I will now invite Karnataka. Are they here? He's on his way. अच्छा, पहले मध्य प्रदेश कर लेते हैं. मेरे ख्याल से वो कनेक्टेड भी हैं और उन्होंने वर्चुअल करना है. मध्य प्रदेश, अनुभव. जी, मध्य प्रदेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इफ दे कैन मेक द प्रेजेंटेशन नाउ. जी. Good morning, sir, and good morning, everyone. Myself, Namita Khare, Additional Director, Land Reform of Madhya Pradesh, representing the Revenue Department of Madhya Pradesh. First, I would like to express my gratitude to Ministry of Panchayati Raj Government of India for providing us with the opportunity to present the implementation of Samriddhi scheme of Madhya Pradesh. In my brief presentation, I will cover the background and the progress of the Samriddhi scheme implemented in the state.
Now let's start the presentation. Sir, in first slide, आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि सौमित्र स्कीम को हमने कैसे लॉन्च किया और क्या क्या हमारी प्रोग्रेस रही। इसमें सौमित्र स्कीम मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी नेशनल प्रोग्राम के, और इसमें पूरे मध्य प्रदेश में 7 जुलाई 2020 implemented in the state of Madhya Pradesh on 7 July 2020. The scheme aims to map the land parcel board technology and issue legal ownership card to property owners to provide in a record of right to hometowns in the rural areas. Under the scheme, rural families can use their property as the financial asset of the available loan or other financial benefits. The scheme is implemented through joint efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department and the Survey of India. Now we have distributed more than 39 lakhs record of right for this scheme, under this scheme. There are so many challenges in this is for the legal ownership, and there are so many disputes. There are not any access to credit. Village, there is no any planning, and so many, no accurate land record. These are so many challenges. Then we made the objective and our legal framework for this scheme. First, we have provide legal ownership in this scheme. Reduce land dispute has reduced. Enable access to credit. Support village planning in the development, and create accurate land record. And we have already promote digital governance. Next. First, there are so many challenges, and to overcome the challenges, we made legal framework for the Abadi survey. As first we improved, modified our MPLRC for Abadi map of the village in the mandatory to prepare the government, the state government. We introduced the Dhara 1071B. We produced the Niyam, Madhya Pradesh Bhu Abhilekh Niyam, and we issued the guideline for the rural survey on 17 July 2020. Next. First, we have made so many amendments for MP in our MPLRC regarding the Abadi survey. In fast, these are the changes we made in our next. This is the MP. These are the sites we can see these rules and acts circulars. Next. This is our guideline for the rural Abadi survey. We made the guideline for the district and the village level officers. They have these guidelines for issued for the person who work in the field. These are the process we implemented for the implementation of the scheme. First stage preliminary preparation, second one is the survey proceeding, and third one is the process post survey activities. First stage preliminary preparation, we have organized the Gram Sabha and awareness campaign, organizing training program for survey activities, providing revenue map for the village for Abadi survey, development of Abadi survey software as per legal processes, development of dashboard on monitoring at various levels. This is the village-wise image made available to Patwari to determine the Abadi areas. Next. In the second stage, marking of Abadi area and plots by the line powder. This is called the Chuna marking. Draft map preparation with the help of drone survey. Ground truthing and the verification of the draft map and the creation of the draft record of right. This is some picture of the line Chuna marking.
This is the map from SOI drone survey. Next. Third stage is the execution of the Abadi survey. We use total online end-to-end online service for this. In the starting we used the revenue case management system. हमारा सारा केस जो होता है उसमें RCMS में ही दर्ज होता है, केस रजिस्ट्रेशन एंड द team formation we have done from the RCMS. After the RCMS, the case was pushed on SARA activities, SARA portal. Here the Patwari do the survey for the field and ROR tagging. After the field verification for the case redressal and dispute resolution, these are also pushed in RCMS, and lastly it is pushed in Gulek portal for availability of the ROR. Issue of notification by the Commissioner Land Record for the submit. Next. यहाँ पे प्रोसेस दिखाई है कि हम RCMS में केस को कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो केस रजिस्ट्रेशन के बाद कमिश्नर का नोटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, ये टेम्पलेट है इनिशियल ऑर्डर फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो स्टार्टिंग करता है उसका एक टेम्पलेट था। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर केस को नीचे इंक्वायरी के लिए जब पुश करता है, उसके बाद ही असिस्टेंट सर्वे जो तहसीलदार होता है उस पर केस की डेट में जो केस में जो भी हेयरिंग की डेट होती है वो जनरेट करता है, सर्वे टीम फॉर्मेट करता है, और ये जो लेटर होता है वो सभी मेंबर टीम के मेंबर को ये ऑनलाइन ही पुश करता है। ये एक फॉर्मेट है कि हम टीम फॉर्मेशन ऑर्डर जो सर्वे के लिए तहसीलदार निकालता है उसका ये फॉर्मेट है कि जो तहसीलदार कार्यालय से निकलता है। स्वामित्व की जो प्रोसेस सारा में होती है, सारा पोर्टल जो होता है मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक पटवारी एक्टिविटीज और ये जितनी भी सर्वे संबंधी एक्टिविटीज है उसके लिए है। सारा एप्लीकेशन जो होती है वो उसका एक डैशबोर्ड यहाँ पे हमने शो किया है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं। सारे क्रॉप सर्वे से रिलेटेड और पटवारी एक्टिविटी से संबंधित सभी काम सारा एप्लीकेशन डैशबोर्ड में किया जाता है। नेक्स्ट, RCMS में जो केस रजिस्ट्रेशन होता है, ROR पब्लिकेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो सारा कुछ हमारा जो होता है वो RCMS पोर्टल में होता है। सबसे पहले ड्राफ्ट अधिकार अभिलेख जो होता है वो पब्लिक नोटिफिकेशन इस पे जारी होता है। इंडिविजुअल नोटिस जारी होती है, 15 दिन का समय दिया जाता है इसको दावा आपत्ति जारी करने के लिए। द सिटीजन हैव द फैसिलिटी टू रजिस्टर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ईच प्लॉट। जो सिटीजन है वो हर प्लॉट के अगेंस्ट में अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। ड्राफ्ट को ऑनलाइन ROR में सुधार करने के लिए रिड्रेसल क्लेम का ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है RCMS में। और डिस्प्यूट फाइनलाइज होने के बाद केस फाइनलाइज RCMS में होता है। नेक्स्ट, ये हमारा जब जो ROR RCMS के बाद ROR जनरेशन का काम हमारे बुलेट पोर्टल में होता है, जहाँ सारे राइटर रिकॉर्ड्स हैं। उसमें मध्य प्रदेश बुलेट पोर्टल का एक वो दिखाया गया है कि नेक्स्ट, कॉपी ऑफ अधिकार अभिलेख की कॉपी है। इसमें हम डिफरेंट फील्ड में उसकी सारी ऑनरशिप को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए जिले वाइज, ग्राम वाइज, तहसील वाइज, इसके लिए हमने एक सारा पोर्टल पे डैशबोर्ड जनरेट कर रखा है जिसमें हमारी जो एक्टिविटीज है वो पूरी उसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं।
ये स्वामित्व स्कीम का पूरा प्रोग्रेस ओवरव्यू है कि हमारा 100% ड्रोन फ्लाई मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है। 100% आरओआर 18 जिले 55 में से 18 जिलों में आरओआर क्रिएशन का काम पूरा हो गया है और बाकी जो जिले हैं उसमें 95% से अब काम हो चुका है और नियर सैचुरेशन है। विलेज वाइज स्टेटस जो है वो हमारे 39082 विलेज है जो कंप्लीटेड हो चुके हैं अंडर आउट ऑफ 42,055 63.97 अधिकार अभिलेख हमारे आउट ऑफ 72.89 लाख में से रेडी हो चुके हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड उसमें से 39 लाख हम उसमें बांट वितरित कर चुके हैं प्रोग्राम में प्राइवेट आरओआर। यहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज हमने शो की है कि लोगों ने स्वामित्व अगेंस्ट जो हमने उनको अधिकार अभिलेख प्रदान किए उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने लोन लिए हैं और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जिससे कि उन्हें काफी लाभ हुआ है। नेक्स्ट किसी भी स्कीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका आईसी, उसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन। हमने इसके लिए इसका पब्लिकेशन लगातार हमारा चल रहा है, इसका आईसी एक्टिविटीज। इसके तहत हम लोगों ने पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, इसमें हमने मूवीज बना के डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट की और इसमें समय समय पर ग्राम सभा आयोजित करके इसका पब्लिसिटी किया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आईसी होल्डिंग्स। Next. Thank you. Movie theater. बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एमपी के बारे में दो एक बातें और जो इन्होंने नहीं बताई जो कि बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, विच इज़ वाई वी आर ट्रीटिंग एमपी लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन दी इवैल्यूएशन दैट्स गोइंग टू बी डन। एमपी ने अपने आप को जो नोटिफाइड आबादी एरियाज़ हैं या जो नक्शे में आबादी दिखते थे सिर्फ उन तक सीमित नहीं रखा, जो उनकी आबादियां बढ़ गई। जैसे कि जो पहला पीएम का इवेंट हुआ था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के एक सरपंच ने कहा कि हमें गाँवठाण के बाहर के एरिया के भी प्रॉपर्टी कार्ड मिलने चाहिए। मध्य प्रदेश ने वो दिए। मध्य प्रदेश ने एक्टिविटीज़ को टाइम बाउंड रखा कि कब से उनकी इनिशियल नोटिफिकेशन होगी और किस दिन तक प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। उसके बीच में शायद उन्होंने 10 महीने का समय नियत किया और अगर 10 महीने में नहीं होता तो किसी की जवाबदेही होती है कि वो क्यों इस काम को इस समय में पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने ये पोर्टल बनाया, ये अपने बूते पे बनाया। इनफैक्ट इनके प्रॉपर्टी अधिकार अभिलेख के अगेंस्ट लोन मिलने लग गए। ये इनकी एक सेरेंडिपिटस डिस्कवरी थी। इनको पता चला उस ऐप में देख के कि ये प्रॉपर्टी पर बोझा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लोन दिया जा चुका है, जो कि वेरीफाई किया गया। और ये सक्सेस स्टोरीज मैडम आप हमसे भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको इनवाइट करूंगा मंजुनाथ। कर्नाटक और इनफैक्ट एमपी के भी इनके जो सर्वे ऑफ इंडिया से अग्रीमेंट्स थे, दे प्रीडेट दी स्वामित्व स्कीम। ये पहले से ही अपने बूते पे उनके साथ कुछ काम कर रहे थे। कर्नाटक ने जो चीज़ नई की, जिसके बाद एपी ने भी उसे पिकअप किया, कैरी ऑन सिटिंग, वो ये थी कि ये पूरे एरिया का सर्वे कर रहे थे। इन ऑल एक्सेप्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, Karnataka decided that they are going to survey all land parcels irrespective of whether they were in Gauthan or outside it. And to that end, they were very innovative to begin with. They had tender documents that were technology neutral, and they said, we don't care how you capture your data, आप satellite से करो, चाहे LiDAR से, चाहे drone से, मेरे को तो ऐसी accuracy मिलनी चाहिए. That experience was a little mixed, but they have a very robust property taxation system. And I will, is your presentation here? Yeah. So Manjunath is the commissioner. I know them all like family now because I have video conferences every week. So I will invite you to, go ahead. Good morning, sir. Thank you for giving us an opportunity to present on the Swamitva in Karnataka, and then
Also, what we are trying to do to address land litigation issues, land administration and management in Karnataka. So I am Manjunath, I am the Commissioner for Survey, Settlement and Land Records in Karnataka for the last almost 2.5 years now. So I'll, how much time I do have, sir? 10 minutes. So 10 minutes. Hmm. So I'll rush through my presentation. So Karnataka, the state was reorganized in 1956, and as you can see, different parts of Karnataka were under different regimes, administration, and then it was all brought together in 1956 to form the state of Mysore then, and then now the state of Karnataka. So the different color codes that you see of Karnataka were under different differently administered, and then the land records there were accordingly different. It was not a uniform system across the state. Also, we had the Mysore state, which was under the Maharaja and partly under British. Then the Madras Presidency, mostly under the British. The Coorg was also a separate entity, small portion. The Bombay Presidency, which is almost the land records similar to what is there in Maharashtra. And the Hyderabad Karnataka region, the yellow part of the north east, which is the Nizam area. So, and this part were originally surveyed, the dates have been given there. From 1803 to 1900 were the first original survey which was undertaken across the state, and then the subsequent survey, revision survey, we called not the entire state, but then some parts were done. So this is the brief historical context from which I need to say. So Abadi area in Karnataka, we call it as a Gram Thana. So you see the village map which is there at the top. So when the original survey or the resurvey which was done, there were certain pockets which were never measured. All the other parcels you see had a surveyed area. So the Abadi area, Gram Thana, which is marked here, was just rounded off and said a village. So you never knew whether it was the extent of the area, whether it was a 1 square kilometer or 5 square kilometer, and what was within it, etc., was never known. And then Abadi area is one, and then subsequently, with passage of time, there were inhabitants who were living in the adjoining area. In Karnataka, we call them as Tanda, Majire, Palya, Hatti, etc., which government has now been trying to recognize and make them as a new village or a sub-village. Okay, so we call them as hamlets. So these are the things which were there in Karnataka. And this is another map. Left side is the old original map, which is the Abadi showing this part. Uru is in Karnataka, means a village. So that area, and today what we have done in Swamitva is the entire extent of the village. This is the new Swamitva map. This is the original Gram Thana area, and of course it is dynamic. The development goes on beyond the Gram Thana, and that is how you see that the village has grown beyond what was the original Gram Thana area which was there. So, as on today, under Swamitva, Karnataka has about 30,715 villages. So, about 30,141 maps were there corresponding to this number of villages. And as on today, we have covered roughly about 5,000 villages which have come to the digital maps which have been prepared. So the digital map which we have prepared under Swamitva covers the Gram Thana boundary, original Gram Thana boundary, and beyond it, and the property parcels which are there within the building footprints, the adjacent survey numbers, the revenue survey numbers which are there, roads, public utilities, government assets, community assets, all that. This is, sir, in April 10th, National Survey Day. The Honorable Chief Minister of Karnataka actually unveiled the Swamitva maps
roughly on that day about 3,900 maps were published officially for the use of the panchayats and other stakeholders on the national survey. This was given to the panchayati adhyakshas, the community leaders, the panchayat development officers, and also on the same day, Swamitva handbook was unveiled by the Honorable Chief Minister. Next to him is our Revenue Minister who is there. And in fact, the CM is, our Revenue Minister is telling the CM on the new Swamitva map which has been developed. In fact, it happens to be the village in which he was born. So, in a state, in a district called Mysore. So, he is having a closer look at it. So, this is the map that we have been developing under Swamitva in Karnataka. So, this is the Gram Thana area, the properties which are there, the beyond how it has developed, the adjoining revenue number, survey numbers, the Gram Thana boundary, the individual property boundary, all that. Then the community asset, there is a temple, there is a lake, which was all not there earlier. Beyond the Gram Thana area, of course, the areas which we had surveyed, we have what is called as a record of right, RTC, record of tenancy in crops is what we call in Karnataka. RTC is there, ROR is there, which clearly says what is the extent of the survey number, then who are the people who are there, some may be joint holders, individual owners, the extent, all that is clear. Only thing in the Abadi area, and then what is the government land, all that, it is all more or less fixed, which means that the road which is there, the community assets, cannot be misused beyond a Gram Thana. So, in Karnataka, we are Swamitva, we have not been not seeing it as a merely the objective to generate a property card and give it. In fact, it was the financing of this assets, sir, in the Gram Thana was never an issue in Karnataka. I'll tell you. So the uniqueness, what is it that in Karnataka we are doing which is unique under Swamitva as compared to rest of the states in the country? So we have not, as the sir said, we have not been doing only the Gram Thana area. Karnataka, we ventured on resurveying the entire length and breadth of Karnataka. Karnataka has 31 districts. Out of in 21 districts, roughly is covering 75% of the state geographical area. Karnataka is 1,91,791 square kilometers, and in the 21 districts, which account to 1,43,000 square kilometers, we are undertaking drone survey. Some through the Survey of India, some through private empaneled agencies that we have engaged. So as of today, 1,20,000 square kilometers of area drone flying has been completed. So which means we try and cover the Abadi area, beyond it, the agricultural lands, the rural part, even the urban local bodies, the city corporation, the municipal body, the town municipal corporation, all that. So the entire land mass of Karnataka across 21 districts we are trying to cover. Some partially funded by Government of India under the Digital India Land Record Modernization Program. So as a part of this, even before Swamitva came in 2020, sir, so we had started in 5 districts in 2018. So the uniqueness of Karnataka model is one. If you see, this is the original the Gram Thana area, and what is today is the bigger area. So we don't have the issue which many of the states are facing as regards, because the contract will be for covering one original Gram Thana area, and what happens to the ones which are beyond it. So Karnataka, since we are doing the entire carpet area, we never have this issue, sir. This is one of the unique thing. And then now government also is trying to recognize people, inhabitants who are beyond the Gram Thana, because for
as we developed because of the population, etc., people tend to live places where some may be government lands. There's a government scheme called as recognition or the unauthorized occupation of government land. So that we give them what title deeds, government from time to time, and then there are various circular government orders saying that beyond a certain number, within 1 kilometer, beyond 1 kilometer of the Gram Thana area, if there's a new habitation which has come up with, which has 50 houses, 250 people, it has to be recognized as a separate unit, sub-village, village, etc. So this is roughly about 3,300 such hamlets have been recognized in the last few years in Karnataka. So this is the thing, sir. These are the new. This was the old Gram Thana, and these are the new hamlets which have started. So we trying to cover everything. That is what I wanted to say in Karnataka. And then second thing is it is not just restricted to the properties per se. We also are trying to digitize the roads, the drain, open spaces, and preservation, protection of water bodies, then safeguarding of public asset. So if you ask, many of the panchayats may have an asset register, they may not have an asset register. So what was left to the whims and fancies of the local panchayat, we are trying to put it down together and see that it is there placed in the public domain, so that in the days to come, nobody can misuse a government community asset. So safeguarding of public property and the thing, whatever this thing, and then also from the adjoining area, which was once upon a time agricultural land, the change of land use from agriculture to non-agriculture purpose, which happens, and then government also forms various through rural housing, urban housing schemes, etc., Ashraya scheme, etc. They do develop layouts, how give doles out sites, etc. All that is covered under the scheme. So first time large scale surveying of the non-cadastral Gram Thana area, which was once considered to be a black hole. Now we are trying to see that we have a clear picture of what is there, what is the extent, what was there, what is the government asset, etc. So what is 160 years before which the first survey and the maps which were being used, we are trying to replace with a new use of technology. I'll also tell you what we have been doing, how we have been doing. So these are the things in the Gram Thana Abadi area. It is more or less a master plan that we are trying to develop for the Gram Thana. So which will show the road network, the drain utilities, public open spaces, water bodies, lakes. If you ask me in Karnataka how many lakes are there, I can tell you 849 lakes and water bodies in Karnataka. And so the forest revenue boundary, so what 60% of the cases in the courts, various courts, civil courts, high court, etc., are all land litigation cases. And we don't want this land litigation cases to increase. So we want to freeze at least in the Gram Thana, because at least unlike trying to resurvey another area, the urban area or an agriculture land, piece of land which was surveyed at one point in time, then there are various changes which have happened. There is a challenge. But Swamitva, because we have been doing it for the first time, we are for the first time creating a blueprint of trying to see what is the ground reality and trying to bring it onto a map, so that based on which it can be a reference point from which further development improvement can take place. So Trend control. yes, sir. Yes, sir. So these are, sir, the rural objectives of Swamitva. If you say use of property as a financial asset for loan and benefits, sir. So Karnataka had this Form 9 and 11. Form 9 was what is called as an asset register, and Form 11 was more a demand collection balance kind of a thing, sir.
And with this, and then there's a document which we give as called as a khata. This was being used, and then every financial institution used to do the due diligence, and there was no challenge per se for any of the people, inhabitants in the Gram Tana to access loans. Yeah. So that is why the property card per se is not the thing that we are trying to look at, sir. We are trying to more or less use Swamitva for a development of a master plan of a Gram Tana. So then this is, sir, Karnataka, 16 districts, 98,000 square kilometers. 5 agencies do it. 5 districts through the Survey of India, 44,000 square kilometers, about 8,000. So then this is where we stand as of now. Out of 30,000 villages, some 3 districts, because mostly it's urbanized, and then the Udupi and Mangalore region, which houses are scattered, etc. Leaving apart, we have about 29,000 villages to cover, and some of the areas where drone flying cannot be undertaken, for like the forest and red zone, etc. 1,665, which means this is the target area. The 27,000 villages. As on today, drone flying we have done at 25,000 villages. And drone flying is the easiest part, sir. There's a whole lot of exercise which we need to do, which is ground truthing, which we undertake, digitization, then the draft property card and the final property card. Karnataka today, as amended Panchayat Raj Act and even the Municipalities Act, and we have moved to what is called as the e-Khata, sir. So e-Khata document is more like the property card. It is still a advanced further development of the property card, which will carry the unique land parcel identification number, all the geo coordinates, etc. So we are now the Karnataka Land Revenue Act still stays the property card. So we are trying to now bring it all together, and the way forward will be that e-Khata will be the thing, because the ownership, whether it's a panchayat or the urban local body, they will be finally taking it further. So the blue dots which are there here is all the saturated villages which have been covered under Swamitva, and this is the property card which is currently being given in Karnataka, sir. The sital area, the built up area, the Google imagery, it has also a unique land parcel identification number. One of the beneficiaries receiving it, and this is one from a district called Koppal. All the land parcels which have been marked. This is what the Honorable CM gave it out. And apart from that, we have been doing a lot of other things, lakes, the forest land, all that. So because of which, and just to say, sir, e-Khata, which is currently the amended version, it is more or less the what property card. What used to be RPUR in the beginning. Yes, sir. So what was the manual written Khata is no longer. So at this point in time, what the Panchayat does is they do the due diligence of the property, on the ownership, because not everybody will be carrying a sale deed, all that. So they will look at various documents. There are a whole set of documents which have been prescribed to see whose name has to come in. So that due diligence gets done, and once this is done, whatever today the banks are doing their elaborate exercise of legally vetting, trying to vet to see who is the owner, and then give all that, will be in Karnataka gone. So this is the property card. Then I will bring on the next presentation. yes. I just to tell you, sir, under this is under a picture under the Naksha. Naksha is again under the Ministry of DOLR we are doing. Only thing is under Swamitva, when the actual ground truthing happens, we are not using rovers everywhere. But while under Naksha we are using rovers everywhere, which is a game changer, sir. So which means a digital map is available, which is accurate to 5 centimeter. So this is unified portal. The KLR Act, which was amended, all the provisions are there. You know, sir, the various stages. Courts network has been established across Karnataka, 49 of them. We give what is called an instrument called as a rover,
And this is the process. Gram Sabhas are held, drone flying happens, then all this is the process. Thank Yeah. you. Thanks, Manju. Yes. Maybe, yeah. So outstanding work. Initially, we from the Ministry of Panchayati Raj had circulated a exhaustive list of 32 attributes that could be captured at the time of map creation. तो वो 32 में स्ट्रीट लाइट्स भी थी, रास्ते भी थे, वो थे, बट बिकॉज इट इज़ एंकर्ड बाय द लैंड रेवेन्यू और सर्वे डिपार्टमेंट इन मोस्ट स्टेट्स, टिपिकली वन फाइंड्स कि उन्होंने अपना सारा जो तवज्जो था वो लैंड पार्सल को ही दिया, बाकी चीज़ें रहने दी. तो मैंने अपनी स्लाइड में एक दिखाया था, अब हम AI से वो सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सभी विभाग उसका लाभ उठा पाएँ. मैं महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में बताएं. महाराष्ट्र इसके पायनियर्स थे. आप इधर आ जाइए. And we do everything in-house. Yes. We have not given it to anybody else. All this digitized. महाराष्ट्र इंसिडेंटली आपने नक्शा का जिक्र किया ना, तो महाराष्ट्र पहली जगह थी जिन्होंने मल्टी स्टोरी ये पार्सल्स कैप्चर करने का, दे पायनियर्ड दैट अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया. यू कैन सिट डाउन. So that is what they have built on now that they are into Naksha. Okay. Please. Very humble greeting to all. I start with my presentation. सर यू हैव ऑलरेडी कवर. मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करता हूँ, शायद पहले डिमांड हुई है कि थोड़ा हिंदी में बात करें. तो जो नक्शा जो कार्यक्रम है वो आवाज़ इससे नहीं आ रही ना एक्चुअली. थोड़ा माइक है, ये ऑफ कर दीजिए कोई एक. हाँ. द स्कोप ऑफ द स्वामित्व में थोड़े आवाज़. स्वामित्व कहाँ तक है, जहाँ पर हमारा जो आबादी एरिया है, गाँवठान कहते हैं हम महाराष्ट्र में, या तो ग्राम थाना बोलते हैं कर्नाटक में, वहाँ तक सीमित है. तो अभी महाराष्ट्र में जो भी काम चालू हुआ है, जैसे सर ने बताया है कि है ना, सबसे पहले जो भी स्वामित्व का ये जो फंडामेंटल जो बेस बना है वो महाराष्ट्र से बना है. तो महाराष्ट्र में सबसे पहले इसे नाम दिया था गाँवठान जमाबंदी प्रकल्प. गाँवठान मीन्स गाँवठान, जमाबंदी मीन्स सेटलमेंट, एंड प्रकल्प मीन्स प्रोजेक्ट. तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में चालू हुआ 22 फरवरी 2019 से ये महाराष्ट्र में चालू हुआ. लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में पुणे जिले में पुरंदर तालुका में, जैसे सर ने कहा, सोनोरी विलेज में ये हमने पायलट बेसिस के ऊपर पूरा ये चेक किया कि विद द हेल्प ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कि हम ड्रोन सर्वे के माध्यम से अगर हम सिटी उसे हम महाराष्ट्र में नगर भूमापन यानी सर्वे कैरेस्ट्रल मैपिंग का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो पायलट सक्सेस होने के बाद फिर महाराष्ट्र में गाँवठान जमाबंदी प्रकल्प ये चालू हुआ. तो उसके बाद में जैसे कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है, आप सिर्फ कैरेस्ट्रल मैपिंग के हिसाब से मत देखिए स्वामित्व को. स्वामित्व ये एक आर्थिक क्रांति है, ग्रामक क्रांति है, एक सोशल क्रांति है. तो इसके में जो भी ग्लिम्सेस है, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि इसका सबसे फंडामेंटल काम क्या है कि हमारे ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा सबसे फंडामेंटल काम है. तो फंडामेंटल काम ये जो भी काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने बहुत ज़रूरी है ग्राम पंचायत में. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उनके जो टैक्स बेस है उसको हम बढ़ाना चाहिए. तो हमने जो थोड़ा सा हमने समझ में आई बात, वॉट एवर वी अंडरस्टैंड, द प्रॉपर्टी टैक्स इन ग्राम पंचायत इज अ पार्ट नियर अबाउट 70% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत. अगर हम वो 70% को अगर बढ़ा सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारा बहुत अच्छा होगा. सेकेंडली, गाँवठान में इससे पहले कौन से भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बने नहीं है हमारे. जो भी बना है ब्रिटिश ने जो भी किया है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, वो तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाया है. लेकिन जो गाँवठान है, आबादी एरिया है, उसे छोड़ दिया है. तो उसके ऊपर कौन सा भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बने नहीं थे. तो उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी बनाने हैं, उनकी आर्थिक सक्षम भी बनाना है. तो इसके लिए सब कुछ ये प्रोग्राम बना कि हम गाँवठान जमाबंदी प्रकल्प करेंगे, और फिर उसके अगले साल ही 24 अप्रैल 2020 को यही स्कीम को फिर नेशनल लेवल के ऊपर स्वामित्व बोल के घोषित किया. और उसके तहत MOPR हो या तो सर्वे ऑफ इंडिया हो, ये सब मिलके हमने काम किया है. तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसको लेके आए। देन क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड इन द रूरल प्लानिंग, प्रॉपर्टी कार्ड्स भी बनाए उसके। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स विच विड एक्यूर द जीपी डायरेक्टली द स्टेट्स। तो इसके वजह से हम ग्राम पंचायत को भी सक्षम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को सक्षम करने के भी दो पर्याय हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स हम बढ़ा रैशनलाइज करेंगे, उसमें इजाफा होगा। देन सेकेंडली हम और भी कुछ ऐसे इसमें कुछ कर सकते हैं क्या कि जिसके वजह से अभी ग्राम पंचायत को भी सक्षम क्यों करना है, ये भी बात है ना कि उनको सक्षम भी क्यों बनाना है कि उनके माध्यम से वहाँ पे जो नागरिक है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बढ़ाना है। ये लोग जब अपना प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसे पहले सरपंच को बुलाते हैं। यस सर। और जितने सारी पंचायत प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड दैट दे गिव अवे एनीवेयर इन महाराष्ट्र, सो दैट आल्सो टेल्स यू हाउ दे प्रायोरिटाइज देयर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज कंटिन्यू। चलेगा। देन रिगार्डिंग लीगल प्रोविजन, तो महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड या कैरेस्ट्रल मैपिंग करना है सिटी एरिया में या तो गाँवठान, ये कोई नई बात नहीं है। ये 1917 में ही हमारे पास FGH एंडरसन के सिटी सर्वे मैनुअल है, उसके हिसाब से भी काम करते हैं। और हमारे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड इसमें पहले से ही 1966 में इसमें प्राविधान है कि आप सिटी सर्वे कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके प्रॉपर्टी कार्ड का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सब कुछ मेंशन है उसमें। तो हमारे लिए कभी भी स्वामित्व काम बोलो या तो गाँवठान जमाबंदी काम बोलो, ये चालू करने में कभी दिक्कत नहीं आई हमें। तो हमें हम लीगल फ्रेमवर्क पहले से बना हुआ है। देन दिस आर स्वामित्व वर्क फ्लो। अभी थोड़ा समय की थोड़ा देर इज़ अ शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 4 घंटे की मूवी मुझे 10 मिनट में ख़त्म करनी है, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो जैसे सर ने कहा वही है। हाँ, इसमें हमारे नोटिफिकेशन भी दिया है हमने। तो हमारे स्टेट लेवल के ऊपर पे हमने स्टेट लेवल से ही हमने एक नोटिफिकेशन निकाला है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल गाँवठान इन महाराष्ट्र इन सिंगल स्ट्रोक। तो बार बार कलेक्टर साहब के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई आपकी नोटिफिकेशन दो और काम कीजिए हमें। तो इससे कि हमने बाकायदा एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन भी पास किया है, गाँवठान जमाबंदी प्रकल्प कैसे करना है, उसमें फंडिंग कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे डिस्पर्स होगा, उसमें सब कुछ मेंशन है। किसकी क्या रोल होगा, क्या जिम्मेदारी होगी, ये पूरा का पूरा उसमें मेंशन है हमारे पास। देन उसके बाद में ये स्वामित्व फ्लो है कि जैसे सबसे पहले कि गाँवठान जहाँ पे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग भी कहते हैं कि पार्ट होल टू पार्ट। तो सबसे पहले कि जहाँ काम करना है उसकी पहले बाउंड्री फिक्स कर दो। देन IEC करो, ग्राम सभा ले लो, उसकी ये पब्लिसिटी करो। देन चूना मार्किंग की बात हुई है, ड्रोन फ्लाइंग की बात हुई है, देन डिजिटाइजेशन की बात हुई है, फाइनल मैप की बात हुई है, जैसे कि हमने डोर टू डोर इंक्वायरी हुई है सब कुछ। उसके बाद में सनद बनी है और प्रॉपर्टी कार्ड बना है। तो ये सब कुछ, ये जो प्रोसेस है महाराष्ट्र में, ये सब कुछ ऑटोमेट हुआ है। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ये। देन इनोवेशन, ये सब कुछ किया हमने, पब्लिकेशन भी की है हमने। देन हमारे पास सबसे और एक है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाना है, तो उसका आधार क्या है हमारे पास। तो महाराष्ट्र में इन ग्राम पंचायत देर इज़ अ रिकॉर्ड नमूना 8 वी कॉल इट, इज़ अ प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड। तो उसमें जो भी वहाँ पे होल्डर है, मकान के होल्डर्स है, उनके नाम लिखे हुए, तो वो हमें एक आधार हुआ कि इसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी कार्ड बना सकते हैं। देन इंक्वायरी, तो इंक्वायरी करने के लिए हमने क्या किया कि इन महाराष्ट्र देर इज़ अ एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो हमारे पास एक फिक्स हायरार्की है। लैंड रिकॉर्ड नॉट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू अपना काम करता है, लैंड रिकॉर्ड अपना काम करता है। तो महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड पूरा हायरार्की, सेटलमेंट कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड से लेके तो नीचे सर्वेयर तक पूरा हायरार्की है। तो हमने जो भी तालुका है या तो जिले के है जो ऑफिसर है, उनको लैंड हमने ऑफिसर को पुलिंग किया और वहाँ पे इंक्वायरी की। उसके बाद में एक ब्रीफ देता हूँ कि कितना काम है महाराष्ट्र में। एक थोड़ा स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ कि टोटल रेवेन्यू विलेज इन महाराष्ट्र इज़ 44,606। आउट ऑफ दैट जो भी हमारा स्वामित्व में लिए हमने 30,347। तो ये इतना गैप क्यों आया? तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अर्बन एरियाज़, नॉट एप्लीकेबल टू कंटोनमेंट एरिया, और कुछ एरियाज़, कुछ विलेजेस ऐसे कि डेसोलेटेड हो चुके हैं, तो उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। और इसमें और एक बात है कि 5,559 विलेजेस ऑलरेडी सिटी सर्वेड। तो ये जो स्वामित्व है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी डिफरेंस है। तो हमने जो भी पहले किया है कि ये ETS के माध्यम से या तो ट्रैवर्सिंग जो हमारा पुराने टेक्निक है उसके हिसाब से हमने 5,559 विलेजेस बनाए। लेकिन आफ्टर 2015
वी यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल में हमने सिर्फ 5,500 विलेजेस किए हैं, और आज के तारीख में हमने एक 4 साल में या तो 5 साल में हमने, आपको वो भी रिपोर्ट बता रहा हूँ, नियर अबाउट 22,000 विलेजेस हमने कंप्लीट किए। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने अचीव किया है। तो आज के तारीख में हमारा जो भी है, तो ऑलमोस्ट ड्रोन फ्लाइंग है 99% 0.14% ये कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा इंक्वायरी 88.52% कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे जो विलेजेस कवर हो चुके हैं 22,072, इतने विलेजेस का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है महाराष्ट्र में। एंड इन दैट विलेज वी हैव जनरेटेड नियर अबाउट 36,49,736 प्रॉपर्टी कार्ड्स। इतने प्रॉपर्टी कार्ड्स हमने बना चुके हैं। तो ये जो भी क्वांटम है वर्क का हमारा 72.73% हो चुका है। अभी भी काम चालू है। वी आर एक्सपेक्टिंग मार्च 2026 हम कंप्लीट करेंगे, होप सो। करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें और एक बात है कि भाई इतना क्वांटम है, दिस आर लॉट ऑफ क्वांटम ऑफ द वर्क, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द सर्वे ऑफ इंडिया एंड फील्ड ऑफिसर, इसके लिए क्या करेंगे हम। तो in that case we have developed the महास्वामित्व इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दैट सिस्टम डेटा ट्रांसफ़र जो भी है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हुआ। जो भी ड्रोन फ्लाइंग होती है सर्वे ऑफ इंडिया से, उसके जो भी ड्राफ्ट मैप बनते हैं, तो इसी पोर्टल के माध्यम से वो विद द हेल्प ऑफ LGD, दिस अ वेरी की है। तो डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, जैसे सबके पास आधार होता है, तो विलेज के लिए वैसे ही LGD कोड बनाए हैं, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी जो MOPR ही मैनेज करती है। तो वही कोड के हिसाब से पूरा डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ड्रोन फ्लाई होगा, ड्राफ्ट मैप, डेटा प्रोसेसिंग के बाद ड्राफ्ट मैप होगा, और ये महास्वामित्व इंफॉर्मेशन सिस्टम के पोर्टल के ऊपर सर्वे ऑफ इंडिया अपलोड करती है। अनलेस इट इज़ अपलोडेड इट विल नॉट बी गेट काउंटेड। तो ये हमने उसमें वैलिडेशन लगाया है। तो ऐसा नहीं कि फाल्स डेटा भरा हुआ है, अगर डेटा होगा तो वही काउंट होगा, नहीं है तो नहीं काउंट होगा। तो पूरा स्ट्रीमलाइन हुआ। फिर वहाँ पे फील्ड में जाके उसी पोर्टल से हमारे फील्ड ऑफिसर है वहाँ पे GT करते हैं या तो इंक्वायरी करते हैं, और उसमें एक ड्राफ्ट मैप बनाते हैं, फिर से उसे हम करेक्टेड मैप कहते हैं। देन अगेन इट फ्लो टू द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर फाइनलाइजेशन, ये भी इसी माध्यम से होता है। देन देर आर द नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑफ द मैन पावर, ये भी इसी बेस होता है। देन देर इज़ अ जनरेशन ऑफ नोटिस, तो इसमें जो भी नोटिसेस बनते हैं इसी पोर्टल से बनती है हमारी सारी की सारी नोटिसेस। देन इसमें ही जो भी इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी का भी हमने, जैसे हमने बता रहा हूँ कि सर्वे ऑफ इंडिया का लॉगिन है, एक मेंटेनेंस सर्वेयर का लॉगिन है, हमारे DYSLR डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड का लॉगिन है, इंक्वायरी ऑफिसर का लॉगिन है। और आप ये जो विंडो देख रहे हैं यहाँ पर, तो डेटा अपलोड होता है। अनलेस इट इज़ गेट अपलोडेड इट विल नॉट बी गेट काउंटेड। तो ये पूरा का पूरा होता है। इसमें नोटिस भी बनती है हमारी, जो भी हमारे प्रिस्क्राइब्ड नोटिसेस है बिफोर इंक्वायरी एंड आफ्टर इंक्वायरी, तो इसमें ये जनरेट होती है। इसके बाद में हमारे पास ये जो भी इंक्वायरी होते हैं, देयर इज़ अ फिक्स फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी इन महाराष्ट्र। तो ये पूरा का पूरा हमें भरना पड़ता है। तो उसके लिए हमने पूरा का एक इसी MSIS में एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो उसमें डेटा एंट्री होती है। तो इसी माध्यम से वन टाइम डेटा एंट्री होती है। इसी माध्यम से हमारे है ना सनद भी क्रिएट होती है, और यही डेटा हमारे एक मैकेनिज्म बना है, वो डायरेक्टली जाता है हमारा EPCS पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो वहाँ पे सारे के सारे प्रॉपर्टी कार्ड बनते हैं। आज के तारीख में EPCS पोर्टल के ऊपर नियर अबाउट 94 lakhs प्रॉपर्टी कार्ड अवेलेबल है, एंड दैट इज़ आल्सो इन पब्लिक डोमेन। कोई भी अभी आज के तारीख में भी मोबाइल के ऊपर आप प्रॉपर्टी कार्ड निकाल सकते हो आज के तारीख में, अभी यहीं पर। तो इतना सब कुछ बना है। सनद भी बनी है, तो सनद हम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। सनद इज़ अ पेक्युलर थिंग्स इन महाराष्ट्र, आई डोंट नो अदर स्टेट, पर इन महाराष्ट्र हम सनद बनाते हैं। सनद इज़ अ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दैट पर्टिकुलर लैंड ओनर, कि आप इस ज़मीन के इतना आपका एरिया है, आप इसी टेन्योर से, टेन्योर मीन्स आपको ये ज़मीन कैसे मिली, यानी खानदान से मिली है कि परचेस की है कि कहीं अलग तरीके से मिली है, तो उसमें सब मेंशन होता है, उसी तरफ से हम देते हैं। तो हम सनद भी देते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया से जो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज है वो मिलती है हमें, फर्स्ट इमेज ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज मिलती है, दैट इज़ फ्लो थ्रू MSIS। देन हमारे जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो डिजिटाइज करते हैं, दैट इज़ डिजिटाइज ORI। देन जियो रेफरेंस मैप बनते हैं। ये हमारा जैसे कर्नाटक में है या तो MP में है, वैसे ही महाराष्ट्र में हमारा महाभूमि पोर्टल है। महाभूमि पोर्टल के ऊपर 7/12 भी मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड भी मिलते हैं, नक्शे भी मिलते हैं, म्यूटेशन का आपका
सब कुछ है, यानी ट्रैक भी कर सकते हो, पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। देन हमने एक थोड़ा सा एक रफ कैलकुलेशन किया कि भाई स्वामित्व करने से हमारा लैंड कैपिटलाइजेशन कितना होगा। हमने हमारे यहाँ IGR डिपार्टमेंट है, रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमने रेडी रेकनर भी लिए, उसका थोड़ा हमने एवरेज आउट किया। तो इन द विलेज ऑफ अंडर द टोटल विलेज अंडर स्वामित्व इन महाराष्ट्र इज 30,347। एवरेज एरिया पर विलेज इज अराउंड 35,000 स्क्वायर मीटर, यानी 3.5 हेक्टर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। एंड रेडी रेकनर रेट इज 953 पर स्क्वायर मीटर। तो इसका सब कुछ कुल मिला के 1,03 लाख करोड़ इतना लैंड कैपिटलाइजेशन महाराष्ट्र में हो रहा है। देन लोन के बारे में है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सक्षम करना है, ग्राम पंचायत को सक्षम करना है तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत को भी सक्षम क्यों करना है? अल्टीमेटली एम क्या है हमारा कि वहाँ का जो भी सिटीजन है, वहाँ पे जो भी नागरिक है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट एक माध्यम है कि लोगों की प्रगति करना। अभी जो हम सोचते हैं कि आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए, अगर ऐसे कुछ हमें माध्यम मिल जाए कि लोगों को ही हम सक्षम बना दे कि तुम अपनी तरक्की खुद करो, तो उसके लिए फिर से हमें निधि की आवश्यकता है। तो हमने एक कोशिश की है कि स्वामित्व के प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन दिया जाए। तो आज के तारीख में मैंने जो भी अभी 2 दिन काम करके पूरा डेटा निकाला है, तो आज के तारीख में टोटल 908 विलेज, उसे तो मेरे 22,000 विलेजेस हुए, लेकिन 22,000 विलेजेस में सिर्फ 908 विलेजेस में, और 908 विलेजेस में 2,694 प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर नियर अबाउट 22 करोड़ इतना लोन डिसबर्स हुआ है। तो इसका क्वांटम आप सोचोगे तो इतना बड़ा है। अभी 36 लाख प्रॉपर्टी कार्ड की तरफ जाना है, और मैंने आपने कितना दिया? सिर्फ 3600 या तो 2700 इतना ही लोन प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन दिया है। इसके लिए हमने कोशिश की है लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से कि हमारे स्टेट में, हर स्टेट में होती है स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी होती है। तो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी को हमने कहा कि जहाँ जहाँ स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड बने हैं वहाँ पे आप लोन दीजिए। उनसे हमने पत्र व्यवहार किया, उनसे हमने एक लेटर इशू करवाया जो पूरे महाराष्ट्र में हमने सर्कुलेट करवाया है, और सारे CO, सारे कलेक्टर, उनको हमने लेटर लिखवाया कि SLBC ने ऐसे लेटर इशू किया है, आप भी अपने लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत लेवल तक इसकी एक पब्लिसिटी करें कि मैक्सिमम लोगों को लोन मिले, और प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर कोई लोन मना नहीं करता। फिर ये थोड़ा सा हमने बेनिफिट्स है, ये तो बहुत सारे पिक्चर वगैरह में दिखा दूंगा, लेकिन ये नहीं है। हाँ, हो गया, ओके। और ये प्रॉपर्टी कार्ड एक्सेसमेंट, ये मेरा लास्ट है सिर्फ। हाँ, जो मेरा एजेंडा भी था। तो जैसे जो डेटा मुझे पंचायती राज से मिला है, अब तक मेरा जो प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है नियर अबाउट 29% इंक्रीज हुए, और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो नियर अबाउट 37% प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है ये 5 साल में। ये बता रहे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एक बार लास्ट में मैं आप सब लोगों से एक इशू को एड्रेस करने को बोलूँगा। आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या किया? जस्ट वन लाइन व्हेन वी कंक्लूड ऑल प्रेजेंटेशंस। सो वी already entered the territory of property tax assessment and how Swamitva implementation has led to increase in that. The next presentation is from Andhra, who like Karnataka have surveyed the entire area, और उसके परिणाम इन्होंने भी मार्च तक कंक्लूड करना है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तब तक वो सारा कुछ आ जाएगा। इन हिज प्रेजेंटेशन ही इज ऑल्सो गॉट estimates of the property tax increase. Can we put a chair there? चलिए, बस better. Does it change? Yes, sir. So, good morning to all. My name is Nishant Reddy and I'm the director of Swamitva in Andhra Pradesh. So, in Andhra Pradesh, the Swamitva for the last few years has been in a slow progress mode. But after the visit of our Secretary Sir and Joint Secretary Sir in July 2025,
the pace of Swamitva in Andhra Pradesh has picked up. So earlier we have completed the Swamitva in 1351 villages in Andhra Pradesh, and recently after the visit we have started in around 6,000 villages parallelly in the entire state, covering all the districts. So we have around 10,000 people or the field workers working each day on Swamitva in Andhra Pradesh. Andhra also has a unique advantage in every village. They have a surveyor in every village, they have an engineer. So while Maharashtra had to initially struggle with that, जब आपकी मैन पावर कम थी कि लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन पड़ताल करके जल्दी नहीं आते थे, these people are in the unique position that these people were in position right from the go. So as sir rightly said, in Andhra Pradesh we have a unique village level system called village secretariat system, where we have around 8 to 10 technical people or staff catering to the needs of the entire village, like village revenue officer, village surveyor, engineering assistants, agriculture assistants, who are technically qualified in their respective fields. So we have all those people, and we have utilized their services in the implementation of the Swamitva, and that is why we are able to complete the Swamitva in Andhra Pradesh in a matter of 4 months per village. It would take around 3 to 4 months to complete the Swamitva in a village. So and yes sir. So this is the phase-wise implementation of Swamitva in Andhra Pradesh, and we are presently ongoing the phase 2 process, where I have told you that 5,800 villages are currently under progress, and we have completed the ground truthing in around 4,700 villages, which we have started in just August 2025 itself. So the entire property cards in Andhra Pradesh would be around 1 crore. And this is the timeline of the Andhra Pradesh Swamitva scheme. In Andhra Pradesh, the Swamitva scheme is implemented by the Panchayat Raj department So as an that is anchor. the only state other than Rajasthan where the anchoring department is Panchayat Raj department. कर्नाटक और राजस्थान ये अकेले दो, सॉरी आंध्रा और राजस्थान अकेले दो ही हैं. Yes, sir. That is because of we are also like Karnataka implementing the agriculture resurvey project in the entire state. We have completed the drone fly of the entire geography of Andhra Pradesh, and the revenue and survey departments are parallelly taking up the agriculture resurvey project, and hence Swamitva has to be taken over by the Panchayat Raj department in Andhra Pradesh. So in Andhra Pradesh, we have also backed the Swamitva process through all the required statutory acts and amendments, and I have mentioned the acts which we have amended for taking care of the Swamitva program, and we have even amended our act, Andhra Pradesh Record of Rights Act, to give the legal sanctity to the Swamitva property card, because it was required and requested by the bankers, sir. They asked for a legal sanctity to be backed by some statutory act. So coming this is to also something that we found in the course of this implement. There were states where there was a practice. जैसे महाराष्ट्र में आपके नमूना आर्ट पर पहले से मिलते थे, इसी प्रकार से कर्नाटक में भी बहुत हद तक था. Yes, इनके यहाँ 9 और 11 हैं वो. उसके बेसिस पे if you presented that before a बैंक आपको मना नहीं करता था. 8 और 9. Yes, and इनके वो 9 और 11 हैं. But to the credit of states that were making a beginning, like Madhya Pradesh, they really had to fight the bank establishment. Gujarat also had to struggle a great deal, और finally इन्होंने उनको तैयार किया. So that is also something that needed mention, that wherever we were making a beginning with regard to loans against properties on Abadi land, the states really had to struggle. Some are still struggling. अभी यूपी में नहीं शुरू हो पाया है. Please continue. yes, sir. So coming to today's topic, the impact of Swamitva scheme on the assessment of property tax. So we have made an effort to evaluate the impact of the Swamitva in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, as we have only completed 1,351 villages till now, and we have tried to put it on the slide. So around in those 1,351 villages, the number of properties assessed has been enhanced by 34%, and the total demand has been enhanced by around 42%. While it was earlier before the Swamitva process has started. So that would convert to around 1.6 lakh new assessments at the rate of 120 new assessments per village, and at the rate of
around 94,000 new property tax demand enhanced per village. So and we just can take a look of the example of a Chintalpudi village in the Guntur district, where we have tried to evaluate the impact of Swamitva on the property cards assessment and other parameters. As we can see earlier, before the Swamitva survey, there was only 9.48 acres under the Abadi area, and now we have captured the extended Gram Kantam. In Andhra Pradesh, we have also devised a concept called extended Gram Kantam, like Karnataka, where we are also statutorily declaring and notifying the areas outside the Abadi area through a proper statutory procedure, and after the procedure we are capturing those in the Swamitva program. Likewise, we have captured around 42 new acres, new land that has been included under the Swamitva program. So the number of properties earlier were around only 434, and now after the Swamitva, the number of properties have been increased to 806 with a jump of 372 new properties. So in those 372 new properties, 44 new property tax assessments have been collected, and new 50 government properties have been identified, and vacant sites are also being captured under Swamitva, and they are around 267. 10 religious buildings were also captured. So in this village, after the Swamitva, the property tax collection has been increased around 2 lakhs plus. It was earlier around 5 lakhs, now it has been increased to around 7 plus lakhs. And earlier, before the Swamitva program, there was only 230 property owners. Those were having documentary evidence to prove their ownership. And after the Swamitva, as we have distributed the 708 Swamitva cards, now 708 property owners are having the documentary evidence to prove their ownership rights. So coming to the 5,800 and odd villages which we are doing now, we expect the following impact after the completion of the Swamitva program. We expect around 13 to 15% of enhancement in the number of property tax assessments, and also a demand of around 31 crores to be enhanced from the earlier pre-Swamitva levels. So we have just made an analysis how does the Swamitva process helps in the property tax enhancement. There are 3 procedures that we can see. Swamitva helps in accurate measurement. Earlier, the properties which were not measured are measured roughly. Now we have a precise measurement that is done through the drone and other GIS technologies, that is helping the property tax to be levied on the right area, right extents, and some sort of things. In Andhra Pradesh, we have even started a drive targeting the 10,000 square feet and more properties. We are sending our field staff to go and again recheck those properties which are having 10,000 square feet and more, so that we have identified many under-assessed properties. So like that, in each and every village, in each and every Gram Panchayat, we are able to get the enhancement of around 3 to 5 lakhs through this drive. And even Swamitva helps in accurate classification. Earlier, the properties which were like kacha houses, thatched huts, etc., now might have been converted into pakka houses and RCC buildings. So we are changing our property tax levying rates also as per the accurate classification after the Swamitva. And also, some properties might have not been covered in our property tax assessment registers, but after the Swamitva, as the count has been rightly identified, we are now levying the taxes which are now the properties which are missed during the pre-Swamitva period, sir. Yeah, and also Swamitva is helping in additional ways of enhancing the own source revenue of the Gram Panchayats. Like we have also identified many number of vacant lands which are not earlier in our registers. So if the government decides to levy tax on the vacant lands in the Gram Panchayats also, that would be also a source of new income to the Gram Panchayats. And also we have identified many encroachments that are in the Gram Panchayat. So we can devise a new policy where we can regularize those unobjectionable encroachments by levying some tax or levying some penalties. So we have also identified few unapproved layouts which are laid without the permission of the Gram Panchayat, without the permission of the government. So those unapproved layouts also we can track and tax them, so that it can also add the income of the Gram Panchayat. And as sir rightly said, in Karnataka, in Andhra Pradesh also, many government properties are now identified and have been secured.
release it from the clutches of the private people, and those government properties or vacant lands are now being utilized to add the income of the own source revenue, like just we cater to the parking area of any busy areas, the government sites, etc. Like that also we are getting the additional own source revenue, sir. So this is from my side, and thanks for the opportunity. But sir, in Andhra Pradesh, under the leadership of our Deputy CM sir, who is also happens to be the Panchayat Raj Minister, we have kept an ambitious target of completing the entire Swamitva in Andhra Pradesh by March 2026. So we plan to convene a meeting and distribute the entire 1 crore cards at a time in Andhra Pradesh. So thanks for the opportunity, sir. Thank you very much. Thanks. And now I invite IIM Ahmedabad, the daintiest last to make the end most sweet, to tell us, give us a sense of how the revenues have increased for panchayats and how people are generally more prosperous. Can I stand and talk? Yeah. So, because I'm more used to stand and talk. Professor sir. So my name is Abhiman. I'm a professor at IIM Ahmedabad, and along with myself, Professor Hari Nagarajan, and then Parth, Dr. Klaus of World Bank, we are working together on a project jointly with MOPR, and this project has several dimensions on which I think I'm going to talk primarily with one specific dimension, whether there is credit uptake has happened because of the Swamitva implementation or not. So it's very specific thing which I'm going to talk. I'm very happy to see the progress what other states have shown, the Maharashtra, Andhra, and then particularly Maharashtra and Andhra in terms of the tax collection. We are going to reach out to you through MOPR. I think for us, it is the data which matters most. So we'll be looking forward to your support to give us data, and to tell you very frankly, our unit of data, what we are looking for is the village. So we see some of the data what you are showing here available at district, but I will provide you. Yeah. So I think we are going to reach out to you. So I think that was my first part to begin with. And here you see that I have given some title about some data and some speculations, because this data is just started flowing. And it's not some speculation, maybe I should say some early speculations. Even that, with that idea, let me just show you. This data is available in the dashboard, what we have taken from the 1st of November. This is the kind of completion data what we could do. To begin with, IIMA has started working more closely with Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, just because it's not that we are not going to reach out to you, we are going to reach out to you in due course, or maybe very soon. But we thought some of the data what we could get from the website, these states may be available to give us more data. And we found particularly Madhya Pradesh has done remarkable progress in this field. You find that these states, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, almost have completed the notification as well as completion of the, in a large part, Madhya Pradesh has completed their property card distribution, and that was the part, or maybe the indicator which led us to explore further the Madhya Pradesh data. This data comes from after, I think, after some initial understanding, we could not actually figure it out from where the data will come. Again, with the help of MOPR, particularly joint secretaries are here, so we could finally reach out to the people who are giving this data. It came primarily from DLRS, and that data actually reported to our surprise individual level loan data against property card, which is fascinating. And we could even identify at every village where this has been given, individual name wise they have given the data. And in the data structure we also find that not just name, the data structure includes their gender, includes their caste, includes their reason for taking that. But some of those fields are not made mandatory, that's why they are not filling it. We are reaching out to all of them that you please start filling those fields, because those are also important for us. This data is not just coming from the commercial bank,
we are also surprised to see that cooperative banks are also playing a big role there. So data are also flowing from cooperative banks, commercial banks, and also in commercial banks, we find it's not just about public sector banks, that includes the private sector banks. So it is private banks, public sector banks, and cooperative banks. Everybody is actually actively participating in the entire exercise, and the prima facie, the data what we received from Madhya Pradesh was actually or really encouraging to take further analysis. And the first point was whether these loans were issued against property card or not. That was the biggest, I think, the question. But after couple of rounds meeting with them, we got confidence, and actually this data is against Swamittwa card. So what I am going to show you some of the numbers, because this is not the exact, I think, the effect, you should read it. But you see this, what we have done, we are trying to link this data. These are what has happened post Swamittwa. I am talking about 2020 Q2, quarter 2 onwards. What you find, the villages are classified by census characteristics. We have large amount of information available over census. Those information we are trying to juxtapose with the village what we are getting here, and we see if there are some meaning what we can do. So, and in this we are trying to make small vis-a-vis large. Again, those classifications again are based on census classification. So what we have done, out of those, suppose if you see that roughly 1300 villages data, we got clear and all information around it. So if we have those villages, then you map those villages to census classification, and you find out these villages, their number of households which are already there, and accordingly you order them and find out the median. The villages which are below median, we are calling them small. The villages which are above median, we are calling them large. And then you see what has happened to their corresponding credit uptake against property card. And what we find here, the first one, the first row, the number of, based on number of households, it's almost very similar. What you can find that small villages as well as large villages both have received significant amount of loan. This average loan, I am talking average village level loan, and there is a statistical significant difference between large versus small. That means large villages are effectively getting, which is quite natural. So the first point is that they are getting loan, and then there is a difference. And then you find in terms of population, in terms of the SC, ST population. Remember, these are not Swamittwa data. Swamittwa data is only the loan by village individual. We have mapped them with the census. Now, if you go further, you find that the differences are somewhat very similar, but here you will find the differences possibly is little more large for population. And then if I go down little more, you will find that if we even identify villages where economic activity is more, you can do it by mapping with nightlight data, which we have mapped. Also by population literacy, you find there are changes happening. The villages where economic activity is more, actually those villages are getting a little more loan at present. The reason for that is not there, but this is all loans given by the Swamittwa card. Not just that, if I go another step forward, using further classification of census, we will find something a little more interesting. The cultivator population, if we classify the villages again by cultivator population, you find the largest amount of loan actually is going to the more cultivator population. What I am talking here, you can see the difference here, 25309 is the largest. That means those the villages where cultivator populations are more, they are getting far larger loan. Again, I am saying this is a static analysis. Richer getting richer. That's what it is showing here. Okay, and this is could be for many things. I'm not here to ascribe the reason, because again I am saying this is just a preliminary data. So this was the post Swamittwa number, how that has happened. Interestingly, Madhya Pradesh also reported this data before Swamittwa, and that made us much more curious. What are those loans? And then we started talking to them, and the people, those who are working there, they are quite fascinating. They supported us for every understanding of the field, and
they actually told us those are also Abadi loans. So those loans are also given against Abadi, not necessarily for Saumittu. So what we have done, a kind of comparison you do based on that. This is, you see that this was pre, I'm talking about, this is the time, the middle one, when Saumittu was implemented. On the left hand side, reported data are loans against Abadi. And on the right side of that are loans against Saumittu. And you can, from this number data, you can see we are starting from 2015. Number 1 is quarter of 2015, going up to the second quarter of 2020, and then the last quarter. You see that there is a significant jump after 5-6 quarters. That's what we are seeing. So if we try to even look from the little more pre versus post, if we do based on that, again I am saying this is not the best scientific evidence, but some evidence which shows some of the numbers which are, I think here first of all, I think that below the lower panel better not to look at it, because many places the genders or SC/STs were not. I'll take two more minutes. Okay? SC/STs are not reported, but in aggregate, what you find that number of villages where Abadi loans were granted, that has increased. That itself is an indicator that the people are actually availing more loans. This is one. And if you classify the villages again by size, small and large, you will find very similar, again juxtaposing with the census characteristics. You find there are number as well as loan which has improved. And finally, what we have done, this is the large what we have done. If you try to do a kind of event study based on this, what we find is actually this. This is this was the pre and post. And post, after 4 or 5, I think after 6 quarters, there is a significant jump. Okay, so I think roughly from the data what we have seen shows us there is promise and there is an increase on Saumittu loan. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for indulging us, sir. I think we've exceeded our brief. So, But it was important and needed. it was, yes, sir. It is really something what we've been able to do. And I would like to mention Survey of India in absentia. They have displayed a great deal of latitude. People in making their property cards have really gone to town. Initially they wanted the boundary, then they asked for lat long, then people wanted Nazri Naksha, miniature of their property parcel. Survey of India went all the way to make all the states happy. So I just needed to record that here. Thank you very much for your patience. If there are questions, we can talk on the sidelines, please. Thank you. बहुत अच्छा